द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 20 सालों की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। और सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर है जो हमारी किस्मत बदल देगी, या फिर इसमें कुछ ऐसे छुपे हुए जोखिम हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? दांव पर तो बहुत कुछ लगा है। ये समझौता हमें सीधे सीधे 27 यूरोपीय देशों के बाजार से जोड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। मैं ये पक्ष रखूंगा कि यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरियों और दुनिया में हमारी हैसियत के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। और मैं ये सवाल उठाऊंगी कि क्या वाकई इसके फायदे उतने बड़े हैं, या हम इस उत्साह में अपने घरेलू उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बड़े खतरों को अनदेखा कर रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। जरूर। देखिए, ये समझौता सिर्फ कुछ सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। आप सोचकर देखिए, भारत में बने कपड़े, कानपुर में बने हमारे शानदार लेदर के जूते, जयपुर की खूबसूरत ज्वेलरी, ये सब अब बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के यूरोप के बाजार में बिकेंगे। पहले इन पर 4% से लेकर 26% तक का टैक्स लगता था। सोचिए इस दीवार के हटने से क्या होगा। मैं सोच सकती हूँ, लेकिन शायद हम कुछ ज्यादा ही जश्न मना रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसका सीधा मतलब है कि हमारी फैक्ट्रियों को यूरोप से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। ज्यादा ऑर्डर यानी ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है लाखों नई नौकरियां। हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जहां हाथ से काम करने वाले लाखों लोग जुड़े हैं। टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट। एक ऐसे देश के लिए जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, ये एक डील पर हुए दस्तखत से लेकर एक मजदूर की जेब में आने वाली तनख्वाह तक की एक सीधी लाइन है। This could change everything for our job market. सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट व्हाट इज द कैच? ये तो एक टू वे स्ट्रीट है ना? जब हमारा सामान वहां जाएगा तो उनका सामान भी तो यहाँ आएगा। तो तब क्या होगा जब यूरोप के हाई क्वालिटी और हाई एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कारें, सोफिस्टिकेटेड मशीनें, यूरोपियन वाइन और चीज बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी की दीवार के भारतीय बाजार में उतरेंगे? हमारे अपने छोटे और मंझले उद्योग, हमारे एमएसएमईज का क्या होगा? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन देखिए, प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी तब है जब आप उसके लिए तैयार ना हो। क्या हमारे स्थानीय निर्माता रातों रात जर्मन इंजीनियरिंग या फ्रेंच लग्जरी ब्रांड्स के साथ एक ही मैदान पर मुकाबला कर सकते हैं? मेरी चिंता ये है कि जब हम टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाली नौकरियों का जश्न मना रहे होंगे, तो क्या हम ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने वाली नौकरियों के लिए तैयार हैं? ऐसा लगता है कि हम अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को दूसरे की कीमत पर मदद कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, पर इसे दूसरे नजरिए से देखिए। आप इंपोर्ट को एक खतरे की तरह देख रही हैं, लेकिन ये एक अवसर भी है। इसके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव को समझिए। अब हमारे अपने उद्योगों को यूरोप की हाई-टेक मशीनरी, बिल्कुल नए मेडिकल उपकरण और प्रिसाइज उपकरण बहुत सस्ते में मिलेंगे। इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। और उससे क्या फायदा होगा? उससे वे ज्यादा कुशल और प्रतिस्पर्धी बनेंगे, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये एक छोटे भारतीय निर्माता को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने, बेहतर क्वालिटी का माल बनाने और दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स के साथ मुकाबला करने का मौका देता है। और अंत में सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? भारतीय ग्राहक को, जिसे बेहतर प्रोडक्ट्स कम कीमत पर मिलेंगे। और सुनिए, ये डील सिर्फ सामान के बारे में नहीं है। दिस इज अ मैसिव विन फॉर आवर सर्विसेज सेक्टर। ईयू अपने 144 सर्विस सबसेक्टर्स के दरवाजे खोल रहा है। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट्स के लिए पूरी यूरोप में काम करना और अपनी सेवाएं देना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी दलील में दम है, लेकिन क्या आपने इसकी छिपी हुई लागत पर विचार किया है? आपने ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का जिक्र तक नहीं किया। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक कार्बन टैक्स है। अब हमारे निर्यातकों को यूरोप में अपना माल बेचने के लिए उनके बहुत सख्त और महंगे पर्यावरण मानकों का पालन करना होगा। लेकिन डील यह सुनिश्चित करती है कि हमारे साथ किसी दूसरे ईयू पार्टनर जैसा ही व्यवहार होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मुद्दा भेदभाव का नहीं, क्षमता का है।
एक बड़ी भारतीय कंपनी शायद ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने और उन मानकों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटा लेगी। बट हियर इज द रियल क्वेश्चन, उन छोटे व्यवसायों का क्या? वे MSMEs जो हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ हैं, क्या वे महंगे सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस की लागत उठा सकते हैं? या फिर ये पर्यावरण का नियम एक ऐसी दीवार बन जाएगा जो उन्हें इस दौड़ से बाहर कर देगा और मैदान सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए खुला रह जाएगा? ये कागज पर तो एक फायदा दिखता है, लेकिन असलियत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये व्यापार करने का तरीका बदल रहा है। अब यूरोप कह रहा है, अगर आपका माल हमारे पर्यावरण मानकों पर खरा नहीं उतरता तो वो हमारे बाजार में नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो। ये एक तरह की व्यापारिक दीवार है जो स्टील की नहीं बल्कि कार्बन की बनी है। देखिए, हर बड़े बदलाव में शुरुआती चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन कुल मिला के विजेता कौन है ये बिल्कुल साफ है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। चलिए उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें तुरंत और सीधा फायदा होगा। टेक्सटाइल और अपैरल, जिन पर पहले 12% ड्यूटी लगती थी। लेदर और फुटवेयर, जिन पर 17% तक ड्यूटी थी। समुद्री उत्पाद, जिन पर 26% तक टैक्स लगता था। इन सबके लिए अब ड्यूटी शून्य हो जाएगी। हम लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए के निर्यात की बात कर रहे हैं। ये रकम भारत के सालाना रक्षा बजट से भी ज्यादा है। नौकरियों और विदेशी मुद्रा पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरे बड़े विजेता हैं भारतीय ग्राहक। उन्हें वर्ल्ड क्लास यूरोपियन प्रोडक्ट्स, कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ज्यादा किफायती दामों पर मिलेंगे। चॉइस बढ़ेगी, क्वालिटी सुधरेगी। लेकिन क्या आपने इसी सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर किया है? जब हम विजेताओं की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी देखना होगा जो शायद हार जाएंगे। हमारे घरेलू ऑटोमोबाइल और मशीनरी निर्माताओं को अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड कंपनियों से सीधी टक्कर लेनी होगी। क्या वे इस झटके के लिए तैयार हैं? ये उनकी क्वालिटी का सवाल नहीं है, बल्कि स्केल, विरासत और ब्रांड पावर का है। और जरा इस डील को ही देखिए, ये बहुत कुछ कहती है कि हमने कुछ सेक्टर्स को कितनी सावधानी से बचाया है। हमने डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, चावल और दूसरे कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम करने की इजाजत नहीं दी। ये हमारे किसानों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक फैसला था, जो कि एक जिम्मेदार सरकार का काम है। मैं मानती हूँ ये बिल्कुल सही कदम था, लेकिन ये एक तरह से हमारी कमजोरी को स्वीकार करना भी है। ये दिखाता है कि सरकार भी जानती है कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से खुली प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर हम कृषि में ये कमजोरी मानते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जादुई रूप से इसी तरह के हमले के लिए तैयार है? साफ है कि फायदे सबके लिए नहीं हैं। हम कुछ विजेताओं को चुन रहे हैं और ऐसा करके अनजाने में कुछ हारने वाले भी बना रहे हैं। Now think about this carefully. ये डील सिर्फ कुछ सेक्टर्स के फायदे नुकसान का हिसाब किताब नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक रणनीतिक चाल है। सालों से दुनिया की सप्लाई चेन खतरनाक रूप से चीन पर निर्भर रही है। ये समझौता भारत को मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार के लिए एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में पेश करता है। ये दुनिया को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजता है। एक संदेश, हाँ, लेकिन किस कीमत पर? प्रगति की कीमत पर। यह मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक रॉकेट फ्यूल जैसा है। अब हम सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों के घरेलू बाजार के लिए उत्पादन नहीं करेंगे, हम पूरे यूरोप के 45 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए सामान बनाएंगे। ईयू की सप्लाई चेन के साथ ये जुड़ाव भारत को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है। ये हमारे उद्योगों को अपना स्तर बढ़ाने, इनोवेशन करने और ग्लोबल स्तर पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यह महत्वाकांक्षा की बात है। आई कम एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट वे। आपकी रणनीतिक दलील एक देश चीन पर निर्भरता कम करने की है, लेकिन क्या हम बस एक निर्भरता को 27 देशों के एक ब्लॉक की नई निर्भरता से नहीं बदल रहे हैं? क्या होगा अगर आज से 10 साल बाद ईयू किसी आर्थिक संकट का सामना करे या अपनी व्यापार नीतियां बदलकर ज्यादा संरक्षणवादी हो जाए? अगर हमारी अर्थव्यवस्था उनके साथ इतनी गहराई से जुड़ी होगी तो उन्हें लगने वाला हर झटका हम भी महसूस करेंगे। यह तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक रिस्क है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही एक दूसरे पर निर्भरता है। बिल्कुल, लेकिन असली ताकत पहले अपने घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने से आती है। मेरी चिंता ये है कि हम अपने MSMEs को जमीन से मजबूत करने पर ध्यान देने के बजाय उन्हें सीधे गहरे पानी में फेंक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे तैरना सीख जाएंगे।
असली लंबी अवधि की चुनौती ईयू बाजार तक पहुंच हासिल करना नहीं है, बल्कि यहाँ घर में अपने उद्योगों के लिए उस मुश्किल और दर्दनाक समायोजन का प्रबंधन करना है। क्या हम उन्हें मुकाबला करने के लिए जरूरी पूंजी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हम सिर्फ डील साइन करके अच्छी उम्मीद लगा रहे हैं? मुझे विश्वास है कि हम दे रहे हैं। यह एक साहसी और जरूरी कदम है। 21वीं सदी की इस दुनिया में अलग थलग रहना कोई विकल्प नहीं है। हम अपने दरवाजे बंद करके तरक्की नहीं कर सकते। ये डील अवसरों के बड़े बड़े दरवाजे खोलती है। इसमें हमारे निर्यात को सुपरचार्ज करने, लाखों अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां बनाने और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता है। मेरे विचार में अवसर जोखिमों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये एक सोचा समझा कदम है जो हमें उठाना ही होगा। अवसर हैं, मैं इससे एक पल के लिए भी इनकार नहीं करती, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं और उन्हें नज़रअंदाज करना लापरवाही होगी। खुली प्रतिस्पर्धा एक बेहतरीन चीज़ है जब आप तैयार हों, लेकिन हमारे छोटे उद्योगों के लिए बिना तैयारी के इसका सामना करना घातक साबित हो सकता है। जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स कहकर जश्न मना रहे हैं, उस उत्साह में हमें इसके छुपे हुए पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें इसे लागू करने की भारी चुनौती को नहीं भूलना चाहिए। हमें सिर्फ आशावादी नहीं बल्कि सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। इस डील की सफलता इस पर दस्तखत करने में नहीं बल्कि इसे सही तरीके से लागू करने में होगी। तो जैसा हमने चर्चा में देखा, ये समझौता भारत के लिए अपने निर्यात को बढ़ावा देने, अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक साफ रास्ता पेश करता है। विकास की संभावनाएं अपार हैं। वहीं दूसरी ओर ये हमारे घरेलू उद्योगों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा भी लाता है और कुछ रेगुलेटरी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी पेश करता है, जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते। हमारे स्थानीय व्यवसायों के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समर्थन महत्वपूर्ण होगा। अंततः इस डील की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इन नए अवसरों का कितनी प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है और साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करता है। असली सवाल यह नहीं है कि ये डील अच्छी है या बुरी, बल्कि यह है कि क्या हम एक देश के रूप में आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस